दोस्तों इसराइल अपने इतिहास की इस वक्त सबसे खतरनाक आग में जल रहा है। लेकिन क्यों? अब इस क्यों के तो बहुत सारे आंसर्स हैं जो कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन इसराइल में आग लगने की एक वजह और भी है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, या यूं कह लूं कि इस पर कोई ध्यान देना नहीं चाह रहा। दोस्तों इसराइल में आग लगने की बहुत बड़ी वजह है ये टीन का बॉक्स नीले कलर का, जो हाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नीले कलर का टीन का बॉक्स। ये इसराइल में आग लगने की सबसे बड़ी वजह। दोस्तों ये जो ब्लू कलर का टीन का बॉक्स है ये कोई आम बॉक्स नहीं है। इसको आप ध्यान से देखिए, ये बॉक्स लगभग 100 साल पुराना है, जिसकी वजह से आज इजराइल में आग लग रही है। दोस्तों कहानी का आगाज होता है 1948 में, जब फिलिस्तीनियों की 75% आबादी को फिलिस्तीन छोड़ के जाना पड़ा। लगभग फिलिस्तीनियों के 500 गांव से भी अधिक गांवों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनके घरों को मकानों को खाली करा दिया गया। इसी दर्दनाक घटना को फिलिस्तीनी नकबा के नाम से जानते हैं, जिसे कैटेस्ट्रॉफे भी कहा जाता है। दोस्तों इसराइलियों के नजदीक इस दिन को इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाया जाता है। दोस्तों इसराइल ने अपने वजूद का ऐलान करने के तुरंत बाद ही फिलिस्तीनियों की 240,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। ये उन लोगों की जमीनें थी जिनको इसराइल ने वहां से जबरदस्ती भगा दिया, और तो और उनके आने पर भी रोक लगा दी। और लीगली ये ठप्पा लगाया गया कि ये जमीनें उन लोगों की हैं जो लोग अपनी जमीनों को देखने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग इन्हें देखने नहीं आते। और दोस्तों इन जमीनों को जेएनएफ के हवाले कर दिया गया, हाँ जूइश नेशनल फंड के हवाले कर दिया गया, जिसे लोग चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जेएनएफ ऑर्गेनाइजेशन यूएसए कनाडा जैसी वेस्टर्न कंट्री में पूरी तरह से फैली हुई थी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऊपर से दिखने में कैसी भी हो, लेकिन अंदर से कुछ और ही थी। दोस्तों लोगों को ये लगता था कि ये तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सोशल वर्क करती है, लेकिन फिलिस्तीन पर कब्जा करने में इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अहम किरदार था। दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव सन 1901 में रखी गई थी, जो कि पूरी दुनिया से चंदा इकट्ठा करती और उसके पैसों से फिलिस्तीनियों की जमीनों को खरीदा करती थी, जिससे वहां पर वो यूरोपियन सेटलर्स को बसाया जा सके। अब दोस्तों जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नारा था वो इसके काम में भी दिखाई देता था। इसका नारा यह था कि रिडीम ऑफ द लैंड ऑफ इसराइल फॉर द पीपल ऑफ द इसराइल। दोस्तों जेएनएफ जो भी पैसे कलेक्ट किया करता था उसमें इन ब्लू टीन के डब्बों का अहम किरदार होता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से पता लगता है दोस्तों कि जेएनएफ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान 1 मिलियन से भी ज्यादा इन ब्लू टीन के डब्बों को बंटवाया था। हाँ 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा। अब जो भी इन टीन के डब्बों में एक सिक्का भी डालता तो उसका इस्तेमाल पेड़ लगाने और फिलिस्तीनियों की जमीन खरीदने पर यूज किया जाता था। लंबे वक्त तक की गई लाख कोशिशों के बाद भी जेएनएफ को कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। यहाँ तक कि सन 1948 तक ये लोग फिलिस्तीन की सिर्फ 3.5% ही जमीन खरीद पाए थे। लेकिन जब नकबा नाम की वो दर्दनाक घटना घटी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की तो मानो चांदी ही चांदी हो गई। जो जमीन इनके पास 3.5% थी फिलिस्तीनियों की इन्होंने खरीदी हुई थी, वो बढ़ करके 13% से भी ऊपर चली गई। फिर 1950 और 1951 से इन्होंने पेड़ लगाने की भारी मात्रा में मुहिम चालू करी। यहाँ तक कि दोस्तों इसराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेंगुरियन ने यूरोपियन सेटलर्स से कहा था कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, और उस मुहिम को कौन लीड कर रहा था? जेएनएफ। जेएनएफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस बड़ी मुहिम को लीड किया जा रहा था। दोस्तों अब इस पृथ्वी के लिए पेड़ लगाने से अच्छा आखिरकार हो भी क्या सकता है? जहां पर पेड़ लगाया जाता है वहां पे हरियाली बढ़ती है और उस जगह के लिए फ्यूचर में अच्छा साबित होता है। लेकिन इसके पीछे इजरायली गवर्नमेंट और जेएनएफ ऑर्गेनाइजेशन का एक मंसूबा था। दरअसल दोस्तों ये जो पेड़ लगा रहे थे, ये पेड़ लगा कहाँ रहे थे? ये पेड़ वहां लगा रहे थे जहां पर फिलिस्तीनी रहा करते थे, जहां पे फिलिस्तीनियों का घर हुआ करता था, उनकी पुरानी यादें हुआ करती थी। या यूं कह लो फिलिस्तीनियों के 500 से ऊपर गांवों को तोड़ करके, उनको ध्वस्त करके, उनको मिटा करके ये लोग पेड़ लगा रहे थे और उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। और इसमें इसराइल को काफी हद तक कामयाबी मिली। सन 1967 की जंग के बाद इन्होंने इस मुहिम को और ज्यादा तेजी से चलाया, यानी कि और ज्यादा पेड़ लगाने शुरू कर दिए। इवन अभी भी इसराइल अपनी इस पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, और आपको ऐसी न्यूज़ देखने को मिल जाएगी 2021, 22 या 23 की, कि इसराइल अब भी इन पेड़ों को लगाता हुआ आ रहा है वेस्ट बैंक के एरिया में। या तो वो जेएनएफ के जरिए लगा दिए जाते हैं या बगैर जेएनएफ के लगा दिए जाते हैं। लेकिन इसराइल फिलिस्तीनियों की जमीनों पर अब भी कब्जा कर लेता है और फिलिस्तीनी अब भी कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि टॉपिक तो इसराइल में लगने वाली आग के ऊपर था, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फिलिस्तीनियों की जमीन के बारे में। तो देखो दोस्तों मसला ये है कि आज से 70-80 साल पहले जेएनएफ और इजरायली गवर्नमेंट जब
नीले बॉक्स अपने बांट रही थी और उसमें चंदा इकट्ठा कर रही थी। किस लिए? फिलिस्तीनियों की जमीन खरीदने के लिए या उन पर प्लांटेशन करने के लिए, और प्लांटेशन कर भी रही थी। तो शायद उन्हें पता नहीं था कि आने वाले वक्त में उनके साथ यही प्लांटेशन उनका कितना बड़ा नुकसान करने वाले हैं, ये कितना ज्यादा खतरनाक साबित होने वाले हैं। दोस्तों, इसराइल को इस बात का एहसास भी नहीं होगा प्लांटेशन करते वक्त कि यही प्लांटेशन एक दिन इसराइल को आग बन करके जला देगी और इसराइल अपनी तमाम ताकतों के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगा। दरअसल दोस्तों, मामला ये है कि 20वीं सदी में इजरायली गवर्नमेंट और जेएनएफ ऑर्गेनाइजेशन जब प्लांटिंग कर रही थी और उन्होंने पेड़ लगाने शुरू किए, तो हुआ ये कि वो जो पेड़ लगा रहे थे ना, वो कोई आम पेड़ नहीं थे। वो थे पाइन ट्री, यानी कि यूरोपियन पाइन ट्री, जिन्हें एलेप्पो ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि फिलिस्तीन में यूरोपियन सेटलर्स सेटल होने आए थे या सेटल हो चुके थे, तो उन्होंने ही ये पेड़ लगाए थे। अब दोस्तों देखो, जबकि ये यूरोपियन सेटलर्स यूरोप में रह रहे थे सैकड़ों हजारों सालों से, तो वहां पे होते हैं पाइन ट्रीज यूरोपियन वाले। तो इनकी ख्वाहिश थी कि इनके नए ठिकाने यानी कि फिलिस्तीन में अभी रहने आए थे, तो फिलिस्तीन में ये लोग यूरोपियन पाइन ट्रीज लगाना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो फिलिस्तीन है वो बिल्कुल यूरोप की तरह आबो हवा में दिखाई दे। इनकी ख्वाहिश थी कि वहां की हवा ये यूरोप वाली पसंद करें, और ये दोस्तों फील करना चाहते थे ऐसा कि ये यूरोप में है, और इन्होंने ये पेड़ लगाने शुरू कर दिए। अब दोस्तों हुआ क्या कि ये लोग जब पाइन ट्रीज लगा रहे थे, यूरोपियन पाइन ट्रीज, तो इन्होंने क्या करा, फिलिस्तीन की जो नस्ली पेड़ होते हैं, फिलिस्तीन के नस्ली उसकी खुद की जमीन के जो वहां की पहचान हुआ करते थे, नेटिव ट्री, यानी कि जिसे ओलिव ट्री भी कहा जाता है, वहां पे जो लोगों ने अपने घरों में या अपनी जमीन पर लगा रखे थे, उन्हें घरों के साथ साथ साफ कर दिया गया। जानबूझकर नेटिव ट्रीज को वहां से काट दिया गया, वहां से बिल्कुल सफा कर दिया गया, जो कि आगे बढ़ करके बहुत खतरनाक साबित हुआ। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हर मौसम के हिसाब से वहां पर पेड़ पैदा किए। अब यूरोप के मौसम के लिए सुटेबल थे पाइन ट्रीज, वो यूरोप के लिए सही थे, और फिलिस्तीन के लिए नेटिव यानी कि ऑलिव ऑयल थे, जो कि जल्दी से आग नहीं पकड़ते थे। अगर उन्हें आग दिखाई भी जाए तो वो इतनी जल्दी आग पकड़ना उनके लिए नामुमकिन हुआ करता था। अब दोस्तों, आपको पता ही है कि फिलिस्तीन मिडिल ईस्ट में है, और मिडिल ईस्ट में कितनी सड़ी गर्मी पड़ती है, और वहां पे गर्म हवा चलना तो आम सी बात। इसके मुकाबले में दोस्तों, इसराइल में जो इन्होंने पाइन ट्रीज लगाए थे वो बहुत ज्यादा हाईली फ्लेमेबल साबित हुए। इसका मतलब है, अगर इन पेड़ों को हल्की सी भी चिंगारी लगा दी जाए या चिंगारी दिखाई जाए या इन पर आग लगाने की कोशिश करें, तो इन पेड़ों को बिजली की रफ्तार से जलने में कोई नहीं रोक सकता। अब ऐसा इसलिए भी हुआ कि पाइन ट्री जो है वो यूरोप के मौसम के हिसाब से काम करता है, और जो नेटिव यानी कि ओलिव ट्री है वो फिलिस्तीन के मौसम के हिसाब से काम करता है। इसीलिए काफी लंबे वक्त से इसराइल को ये वार्निंग भी दी जा रही थी कि जो पेड़ वो फिलिस्तीन में लगा रहे हैं वो आगे चल करके खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। अब अप्रैल के लास्ट में ऐसा हुआ भी। अब पूरे इसराइल को हिला देने वाली आग की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई, ये तो खुद इसराइली गवर्नमेंट को खुद नहीं पता। तो इसका जिम्मेदार वो कभी फिलिस्तीनियों पर लगा देते हैं, कभी इसका इल्जाम वो हमास पर लगा रहे हैं, तो कभी वो कह रहे हैं कि ये तो एक नेचुरल कॉज है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ हो। लेकिन एक बार आग लगने के बाद जो ये आग इतने हाई लेवल पर और इतनी बड़ी मात्रा में इतनी जल्दी फैल गई, और तो और यूरोपियन देशों से मदद लेने के बावजूद इस आग पर काबू ना पाया जा सका, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इन पेड़ों को ही माना जा रहा है, क्योंकि ये वो पेड़ हैं, ये वो ट्रीज हैं जो कि हाईली फ्लेमेबल है। इन ट्रीज को लेकर के इसराइल को कई बार वार्निंग भी दी गई थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगी। दोस्तों, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे करके जाना कि इसराइल में आग किस वजह से लगी।